अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इंतखाबात और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया गया। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको भी डॉक्टर साहब, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक मरतबा फिर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की गई कि एक मुनज़्ज़म साजिश जो मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसे नापाक अज़ाइम को मुस्तकबिल में भी नाकाम बनाया जाएगा। इस हवाले से मैं आपकी राय जानूं। बदनाम करने का तो एक उसमें है लफ्ज़, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जो ये 9 मई को क्या हुआ था, ये एक मेरा ख्याल है अब आने वाले दिनों में एक इसकी मुख्तलिफ परतें खुलेंगी जी। और अगर वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला दोनों अहम शख्सियात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, और उसके साथ फिर ये जो बयान आ रहे हैं ये 2 रोज़ गालिबन जारी रही है, 2 या 3 रोज़। फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स और तमाम अफवाज पाकिस्तान ज़ाहिर है एक अदारा पूरा, और ये इसको जो वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला वो दोनों इसको एक नाकाम बगावत का नाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये यानी मुनज़्ज़म साजिश है, यानी अचानक नहीं हुआ। और उसकी वजह जो है वो ये बयान करते हैं कि अगर ये खुद ब खुद होता, मतलब एक तो ज़ाहिरी तौर पे वो बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये चल रहा था और नज़र आ रहा था, तेरा बाप भी देगा आज़ादी टाइप, इसको वो जोड़ रहे हैं कि जी किससे आज़ादी थी, ये था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर ये खुद होता तो फिर उस तरह की जिस दिन गोली लगी थी उस दिन ये हंगामे होते। तो ये मुनज़्ज़म साजिश एक है और उसको अब उसका वक्त है कि अच्छा, यहाँ जो इस्लामाबाद में ये खबरें हैं कि इसके ऊपर इत्माद में लिया जाएगा आने वाले चंद दिनों में, यानी ये इतलात है। एक तो सफारतकारों को बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ, और एक ये है कि इसके ये अवाम को प्रॉपर इत्माद में लिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि लोगों का जहन इस वक्त एक बड़े कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या हुआ है। और चूँकि हमारे जो ज़ाहिर है हमारे अवाम के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इसको जब बयान करते हैं इस किस्से को, तो वो अपनी पार्टी की सियासत के अंदाज में चूँकि बयान करते हैं, तो इसलिए वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। और उसमें मतलब है कि मतलब अपनी पार्टी की क़यादत को भी साथ दी, फिर इस वाक़े को भी साथ दी, तो वो एक उसको सियासी रंग हो जाता है, जो जिसकी वजह से ये उभाम पैदा हुआ है। जी। आने वाले दिनों में ये क्लैरिफाई होगा इसमें सहूलतकार कौन थे। ये साजिश अगर, यानी अब तो कह दिया ना कि साजिश थी, मुनज़्ज़म साजिश थी, और ये कब शुरू हुई, कैसे इसमें सहूलतकार थे, कौन कौन थे, अंदर बाहर आगे पीछे, तो ये मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन के अंदर अब मज़ीद, क्योंकि आज जो बयान आया है आर्मी चीफ का वो सख्त बयान है बिल्कुल। और ये जो बयान है ये मतलब एक ये बयान ऐसा है कि जो मतलब असर्ट कर रहा है, ये बता रहा है, ये एक यानी कोई ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये एक फैसला है। और उसमें एक फ़ैसला है कि ये इस तरह हुआ और उसके नतीजे में खाली फ़ौज के बारे में नहीं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार और पूरा एक हिजान बपा होके यहाँ पे करके क्या होना था वो 1 या 2 दिन में सामने आएगा, और वो बड़ा ज़रूरी है कि सामने आए। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पावर कॉरिडोर्स में जो डिप्लोमेट्स हैं या बाकी जगह तो एक डिस्कस हो रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो मुकम्मल इसका अवाम के सामने वो लाना ज़रूरी है कि क्या था, कब से ये पकड़ा था, कौन कौन से किरदार थे और कौन कौन सहूलतकार थे, और ये किस तरह से ये क्या क्या हुआ, और मेरे ख्याल से इस तरह होगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये आप देखें कि वैसे
एक बदकिस्मती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी भी अंदाज में हम अपनी तारीख़ में अपने जो हमसे बड़े हैं उम्र में या जो कम उम्र हैं या जो बच्चे हैं नौजवान, उनको आने वाले दिनों में ये यहाँ पे इस लम्हे ये तारीख़ हम छोड़ के जा रहे हैं कि इस वक्त ये हुआ था पाकिस्तान में, जो बड़ा बदकिस्मत दिन था ये 9 मई का। और एक यानी इसको जिसको नाकाम बगावत कहा जा रहा है, और उसमें कितना खून गिरना था, क्या क्लैशेस होने थे, क्या होना था, वो अभी हमारे सामने आना है। अभी तो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया है और बड़ा एक क्लैरिटी के साथ आया है, और यकीनन तमाम अदारे को उन्होंने इत्मीनान में लिया है और बताया है और कि कैसे हुआ क्या। और ज़ाहिर है अदारे के अंदर से ही लोगों ने फिर जो हम समझ सकते हैं कि वो ज़ाहिर है कि एक ऐसी मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप कहें कि जी जिसको बताते हुए या बयान करते हुए किसी किस्म की कोई किसी को मुसरत होगी या खुशी होगी। एक बहुत बुरा वाक़या है, बहुत बुरा वाक़या। मतलब ऐसी बात है कि जो जब सामने आएंगी चीज़ें यकीनन चंद दिनों में, तो एक यानी लोग इस वक्त होता है ना कि माशी मसाइल और उलझने, प्रॉब्लम्स, बजट, तो लोग मज़ीद लोगों का दिमाग होगा कि ये क्या हो गया, ये अच्छा ये हो रहा था, ये इस तरह करके लोगों के जो ज़हन है वो लोग डिस्कशंस में चले जाएंगे और बल्कि बहुत ज़्यादा यानी परेशान होंगे लोग कि यार ये अरे ये ऐसे था, ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे इस तरह करके। तो ये अब चूंकि आज आ गया है बयान आर्मी चीफ का, तो देखते हैं कि अब ये सिलसिला जो है इसमें अगला मामला जो है ये अगला क्या होता है, क्योंकि अब तो एक फैसला हो गया है कि ऐसे। और जब अफवाज की बात हो रही है तो अफवाज की बात नहीं हो रही है असल में, वो मुल्क की बात हो रही है ना। मतलब क्योंकि वो तमाम मुल्क के अंदर ही फिर कोई खून खराबा होना था ना, तो वो अब सामने आएगा और उसको लाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें आज जरदारी साहब ने भी लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया। अगर हम इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो देखें ना, थोड़ा सा करके फिर उसके बाद और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें शाह महमूद कुरैशी साहब जो फार्मूला लेके गए थे गालिबन, ये जो उनका सजेशन था वो चेयरमैन पीटीआई ने उसको गालिबन एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब बातचीत के बगैर वहां से चले गए। उन्होंने कल कहा था कि मैं उसके बाद मीडिया से बात करूंगा। वो 1.5 घंटे बयान होता है कि उनकी मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। और अगर जाहिर है कि फार्मूला अगर कोई था तो यही होगा कि आप हट जाएं और मैं तहरीक इंसाफ को संभालता हूं। लेकिन जाहिर है कि उनकी बात नहीं मानी गई होगी और यकीनन नहीं मानी गई होगी। अब उसके बाद जो है अब यानी हो सकता है, यानी अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि नहीं बात मानी गई, और वो जाहिर है कि उसमें फिर अब जहांगीर तरीन साहब उनका जो ग्रुप है और एक जो है उस जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक शक्ल ले लेगा आज या कल, एक पार्टी की शक्ल, लेकिन और उसमें अलीम खान साहब भी गालिबन होंगे जो इतलात हैं, और बाकी शख्सियात भी उसमें शामिल हो रही हैं, वो मुराद राज साहब और बाकी लोग वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। यानी एक ग्रुप और बन गया था ना, यानी एक ग्रुप मुराद राज साहब ने बना लिया था, हाशिम डोगर साहब ने, तो वो ग्रुप गालिबन मर्ज हो गया इधर, और ये ग्रुप जो है अच्छा। अब इसमें लेकिन वही सवाल जो कल मैंने उठाया था मैं दोबारा उठा रहा हूं कि वो पीटीआई का वर्कर वोटर कहां जाएगा, ये एक सवाल है। अब उसमें जो अब जितना मर्जी कह लें शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तहरीक इंसाफ का झंडा, लेकिन यह है कि जितना थोड़ा बहुत हम समझते हैं इसमें यह है कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अनाउंसमेंट तो हो गई थी उनके नाम की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कबूलियत उनके नाम की नहीं थी अपनी जगह। जो कबूलियत जिस नाम की थी वो नाम मुराद सईद साहब का,
तो मुराद सईद साहब जो हैं वो अभी मतलब जो जहन था वो इसीलिए जब इनका नाम कहा गया था तो साथ ही कहा गया था कि मुस्तकबिल की क़यादत जो है मुराद सईद साहब होंगे। अब मुराद सईद जो हैं वो उनकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं और मुराद सईद जो हैं वो अगर वो हिरासत में ले लिए जाते हैं तो यकीनन मुराद सईद साहब का नाम जो है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ बाखबर हल्के बता रहे हैं, उनका नाम उन शख्सियात में होगा जो कि जिनके मुकदमात फौजी अदालतों में जाएंगे। और यहाँ पे वो नो मर्सी वाला कि कोई किसी किस्म की कोई यानी किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ जो है वो मतलब इसमें एक बेरहम वाला सिलसिला भी होता है क्योंकि ये बगावत, नाकाम बगावत, तो बागियों के सरवर उड़ा दिए जाते हैं और किलों के बाहर खड़े होकर तारीख में नाकाम बगावत तो बड़ी डेडली चीज़ है। अल्लाह ना करे इस तरह हो यहाँ पे मतलब मैंने एक मिसाल दी है कि ये बहुत खौफनाक चीज़ है जी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये किस तरह से ये सामने ये जो कुछ हुआ, लेकिन ये कि उससे बहरहाल निकल गया पाकिस्तान। अब आगे आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, अब इसमें एक बात तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गालिबन वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया टॉक करते, तो फिर वही सवाल कि अब वो कहाँ जाएगा वोटर, क्या वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो जाएगा? अगर शख्सियात शामिल हो जाती हैं तो क्या उनके साथ वोटर भी जाएगा? अब इसको जो है ये आने वाले दिनों में किस्सा सामने आएगा। जरदारी साहब भी यकीनन बैठे हैं और जरदारी साहब जो हैं वो अगली हुकूमत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है 75 साल की, उसमें जरदारी साहब सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली शख्सियत के तौर पे वो अपना नाम लिखवा चुके हैं, यानी 2008 से लेके 2023 इस यानी सिंध और जाहिर है कि फिर किसी न किसी हवाले से मरकज़ में भी दौर में भी, जिसको मैं अनहोली अलायंस कहता था, यानी आज जो मैंने माजरत के नाम निकला लेकिन ये कि वो उस दौर में भी अनहोली अलायंस, एक अनहोली अलायंस था। तो वो अनहोली अलायंस जो है वो यही था कि जी पंजाब इधर होगा और केपी इधर होगा और सिंध उधर होगा, और ये वो बात है जो उस दौर में भी बहुत दफ़ा कही, और उसमें जो है वो यकीनन ये बात भी, ये जुमला भी बार बार हम गुजारिश करते रहे टेस्टर के तौर पे कि गवादर का दौरा कर लें, गवादर का दौरा कर लें, क्योंकि इम्प्रेशन ये था कि इधर से इशू है लेकिन दरअसल इशू इधर से था। ठीक है ना, तो इशू इधर से था मतलब एनीवे। तो अब इसमें तो इसीलिए वो फिर मामला जो है वो अब जरदारी साहब को एक स्पेस मिली। अच्छा, यहाँ पर अब जो इशू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने कल भी बयान दिया कि अगला इलेक्शन हमारी मर्जी से होगा। अब यहाँ पर जो है वो तो वही बात है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, और वो जो हैं उनके पास यानी वो नंबर ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे होते हैं तो हुकूमत गिरती है, बजट नहीं होता। फिर उसके साथ ही जो है वो ये कि उनकी एक हुकूमत पक्की है, और जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा यानी आप अयूब खान के दौर से मुशर्रफ साहब और ज़ियाउल हक और ये सारा, ये तवील तरीन हुकूमत है जो 2008 से लेकर 2023 तक सिंध में। तो अब वो आगे भी जाहिर है कि वो तैयार है। यहां आके जो है आप ये देखें कि अब नवाज शरीफ साहब की तरफ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके मामले में ये आ जाता है, ये जो आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी जी, और उसमें पंजाब में इंतखाबात जी, पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, और ये जो इलेक्शन कमीशन और रिव्यू एक्ट और ये सारा जो भी है, तो उसमें मतलब अपील जो है उसमें कितना टाइम होना चाहिए, रिव्यू एक्ट जो है, इलेक्शन कमीशन का इशू भी है, फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और वो सारा चल रहा है इसमें। तो मतलब इशू ये है कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि 9 मई की रात मुझे ऐसा लगा कि आइन का इंतकाल हो गया है। अच्छा, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि
90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी है, लेकिन वो तो नहीं हुए। तो अब ये आप मामला मंगल से कैसे चलेगा? लेकिन इशू ये है कि देखें, ये सारे अब सेकेंडरी इशूज़ हो गए हैं। इशू ये है कि वो रियासत ऊपर आ गई है। मतलब रियासत से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल कि यहाँ फ़ौज की बात हो रही है। मतलब ये सिविल मिलिट्री तो एक पाकिस्तान की एक बदकिस्मती से एक तारीख रही है ना कि ये हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं, लेकिन असल में तो पाकिस्तानी है ना सारे। असल में तो जजेस भी पाकिस्तानी हैं, तो हम भी पाकिस्तानी हैं, तो सिविलियंस भी, तो आपके बिजनेसमैन भी, और आपका टैक्स अगर लग रहा है, अगर आम शख्स जा रहा है सड़क पे, वह उसको भी वैसे ही तकलीफ होगी जैसे पुलिस वाले को होगी, उसको भी वैसे ही प्रॉब्लम होगी जैसे एक फौजी को प्रॉब्लम होगी। तो एक एक जगह पे जाके जो है वो एक मतलब आप एज अ पाकिस्तानी पे सोचते हैं चीज़ों को। तो बजट, और बजट के बाद हम नवाज शरीफ साहब की वापसी, और अगर क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मामला बिल्कुल साथ है जहांगीर तरीन साहब के, तो जब तक लेकिन जहांगीर तरीन साहब आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के वो फिर अलीम खान साहब भी साथ हैं, तो बाकी जाहिर है फिर वो जब भी ये मामला हल होता है तो फिर वो संभाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा कि मैं इंसाफ का परचम लेकर आगे बढ़ूंगा, तो क्या वो परचम वो लेके आगे बढ़े या नहीं बढ़े? मेरी इतलात के मुताबिक तो नहीं बढ़े, और वो नहीं बढ़ पाए। वो आज जो है वो बात नहीं बनी। फिर इसमें एक बात ये अहम है कि बजट जो है उसमें कुछ नहीं है। मतलब बजट जो है वो सिर्फ लोगों के सरों पे एक बहुत बड़ा मसला बन के, बजट असल में एक ये होता कुछ नहीं है। ये आगे का, ये ऐसे एक मैं बना लूँ ना एक पेपर, तो मैं पेपर में बजट बना लूंगा, और बजट क्या होगा कि अगले साल 50 करोड़ इधर से आएंगे, तो 1000 करोड़ इधर से आएंगे, तो 50 लाख अरब इधर से आएंगे, तो 26 लाख अरब इधर से आएंगे। तो बजट बनाना बड़ा आसान काम है, क्योंकि पिछला नहीं है ना, अगला है। अगले साल का मैं बना दूं, और साल के आखिर में कहूंगा अहदाफ हासिल नहीं हो सके, इधर भी अहदाफ हासिल नहीं हो सके, इधर भी अहदाफ हासिल नहीं हो सके, इधर भी नहीं हो सके, इधर भी नहीं हो सके। तो जो जिसने बाद में आना है वो हुकूमतों ने वो भुगते। लेकिन शुरू में मैं कर गया, ये भी है, ये भी है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस स्कीम के लिए इतने पैसे, इसके यूं ऐसे कर दो, ऐसे कर दो लोग। लेकिन बाद में तो इसका भी नहीं हो सका, ये भी नहीं, हदफ नहीं पूरा हुआ, ये पैसे नहीं थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये यहाँ पे ये इस तरह से बजट बनता है। बजट क्योंकि अगले साल का बन रहा है ना, तो मतलब पैसे हैं नहीं और प्लान बन रहा है। कल हम जो है वो जनाब पिज़्ज़ा खाएंगे, सुबह शाम को चाइनीज़ खाएंगे, परसों जो है वो जाके इधर खाएंगे, तो हफ्ते बाद इधर होंगे, सब खाओ सब खाओ, हाँ हाँ बिल मैं दूंगा, सब खाओ खाओ खाओ। आखिर में वो लोग बैठे हुए हैं सारे, और मैं भाग गया। मैं तो हूँ ही नहीं, कोई दूसरा आ गया। उन्होंने कहा भाई या तो आप, वो तो मुझे नहीं पता, अब तो मैं हूँ भाई, मैंने तो नहीं कहा था। तो ये इस तरह से ये ऐसे बजट बन रहा है, ठीक है। और उसमें अच्छा होगा बुरा वो एक अलग मामला। तो यहां पर हम खड़े हैं यहां पे इस वक्त आज, और इसमें अब सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि इरेलीवेंट हो गई हैं। इरेलीवेंट हो गई हैं, इसमें एक तो ये देखना है कि ये तफसील हमारे सामने, आवाम के सामने किस तरह आती है, और सहूलतकार कौन थे। मेरा ख्याल है कि इसमें यहाँ पे कोई नरमी की यकीनन गुंजाइश होगी कुछ जगहों पे, लेकिन शायद कुछ जगहों पे ना हो, और सख्त फैसले हैं। और उसमें यह भी है कि दीगर मुल्कों के सफारतकारों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो एक, यानी मैंने कहा ना कि एक हमारा मुल्क का इस वक्त एक बैड पैच चल रहा है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह इससे निकल जाएंगे, इंशाअल्लाह निकल गए। देखिए ना, ये अगर खून खराबा हो जाता 9 मई को और कत्ल वारत हो जाती तो क्या होता। ये तो फिर बहुत ही मसला, लोग यूज हो जाते हैं इसमें, उनको पता नहीं होता। वो जो भी प्लान कर, नहीं वो बेकसूर भी, और जो करने वाले वो भी, उनको भी नहीं पता होता कि वो किसके कठपुतलियां बने हुए हैं। बहरहाल, तो ये जो है ना, ये एक डेडली गेम जो था है, और उसमें वो नहीं हो सका। और उसमें यकीनन आने वाले दिनों में जब तफसील सामने आएगी तो अवाम फिर उसके बाद हम भी बता सकेंगे कि जी ऐसे था, ऐसे था, ये था, ऐसे था। अभी चूंकि टुकड़ों में आ रही हैं चीजें सामने, तो इसीलिए लोगों का जहन कंफ्यूज है। अच्छा, अब इसमें तो ये इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे,
ये बुहरान से हम बल्कि निकल गए, ये तो बुहरान से निकल गए ना, 9 मई वाला बुहरान तो इससे निकल गए। अब हम बजट और ये आगे, यानी अब 2 महीने है ना, या तो 2 महीने बाद तो हुकूमत ने जाना है, तो फिर इलेक्शंस की डेट क्या होगी और उस पर सारा आपस में बैठ के बात करनी है सबने। अच्छा, लेकिन इसमें जो इशू है, मैं आपको ये बताऊं, इशू ये है कि दबाव पाकिस्तान पे बतौर रियासत मजीद बढ़ गया, क्योंकि ये जब बात सामने आई है आज और ये बयान आया है कि ये तो बिल्कुल, यानी आप ये देखें ना कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है और नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद, और फिर उसमें यह कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पे छुपना बेसूद है, इसके पीछे हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल नहीं। और अब ये कैसे, इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये जो हैं ये अब आने वाले दिनों में मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त की जाएगी। अच्छा, और आइन के तहत पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, तो ये जो है ये कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल। अच्छा, और बेबुनियाद खबरों और जाली प्रोपेगेंडा, ये आज की दुनिया में तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर है इंपॉर्टेंट, और इसको लोगों को ये खुद भी देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक बड़ा कामयाब है, और ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स एक दूसरे से लड़ रही हैं इस वक्त। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये मामला फौजी अदालतों में जाए, जो कि जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आ गई ना, और जल्द कैफरे के इंते। अच्छा, अब इसमें यह है कि कौन सी शख्सियात जी, और कौन सी शख्सियात इंसदाद दहशतगर्दी में, कौन सी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, कौन सी, अब वक्फा लें मेरे ख्याल से, उसके बाद बात कर लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और काफ़ी सियासी तौर पर मुतहर्रिक भी नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने एक खिताब करते हुए उन्होंने मीसाक मईशत की बात की। उन्होंने कहा कि मीसाक मईशत के लिए सबको मिल बैठना पड़ेगा। इस तरह मैं बात करता हूँ जरा जल्दी से। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है बतौर रियासत जी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक, 43 ईयर्स ओल्ड, ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर उनके, वो पहला अपना दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। और ये अमेरिका का दौरा जो है ये सबसे ज्यादा, अगर दुनिया में इस वक्त कोई अमेरिका के साथ खड़ा है जी, यानी चाहे यूरोप का इशू हो, चाहे वो चाइना का इशू हो, चाहे यूक्रेन की जंग हो, तो वो बरतानिया है। लेकिन यहां इशू ये है कि बरतानिया जो है वो ब्रेग्जिट से अलग होने के बाद बरतानिया की वो पावर क्या है, जो, क्योंकि अब पावर क्या है दुनिया में, चाइना, अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक, यूरोपीय यूनियन। अच्छा, अभी मैं आता हूं ये साउथ एशिया और इस तरफ भी आता हूं, लेकिन ये पावर सेंटर्स हैं ना, तो इसमें अब ब्रिटेन अलग है, मतलब ब्रिटेन ना ईयू में है ना इधर, तो उसके बाद ऑप्शन नहीं है कोई ब्रेग्जिट के बाद कि वो अपनी इंडिपेंडेंट चाइना पॉलिसी बनाए, अपनी कोई इंडिपेंडेंट रशिया के पास, मतलब उसने जाना ही जाना अमेरिका के पास है। और वो इन्फ्लेशन उनका एक्ट है, उसके अगेंस्ट चाहते हैं कि वो, क्योंकि ज़ाहिर टैलेंट है ब्रिटेन के अंदर, कुछ 3000 तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हैं, कोई 12-13 बिलियन पाउंड्स उन्होंने एक साल का रेवेन्यू। तो अब वो जो वहां गए हैं, तो अब अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखें ये आप देखें कि ये कोई ग्लोबल टाइम्स नहीं, गार्डियन, पहला आप देखें पहली स्लाइड, ऋषि सुनाक, व्हाइट हाउस ज्वाली कांट मास्क द फैक्ट दैट ब्रेक्सिट ब्रिटेन इज अ फेडिंग पावर, दुनिया में एक फेडिंग पावर है, ठीक है। और अमेरिका से वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है कि यूके टू यूएस, वी आर यूर टॉप मिलिट्री अलाय, नाउ हेल्प आवर इकोनॉमी, जी, हमारी मदद करो। यानी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल खबर लगा रहा है जिस दिन जनाब बरतानिया के वजीर आजम पहुंच रहे हैं वहां पे, हमारी मदद करो, वहां पर अपना क्राइसिस चल रहा है, और ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है। इस दिन में रखें, ये जो अगला 2023 के हम दरमियान में आ गए हैं, तो यहां से लेके 2024 के अंदर भारत में इलेक्शन होना है जी, पाकिस्तान में इलेक्शन होना है,
अमेरिका में इलेक्शन होना है अगले साल, बांग्लादेश में इलेक्शन होना है, इस सारे मुल्कों में इलेक्शन, ये इलेक्शंस आ रहे हैं अगले जो अगला साल है। अब यहां पर सवाल यह है कि बरतानिया वहां गया, अच्छा सेक्रेटरी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया आए, मजा नहीं आया, कोई बात उनकी बनी नहीं। उनके आने से एक दिन पहले मदोरो आ गए वेनेजुएला से, तुर्की से होकर आए, उसके बाद जिस दिन पहुंचे उस दिन ईरान का सफारत खाना खुल गया, ठीक है, उससे एक दिन पहले उन्होंने 1 मिलियन बैरल पेट्रोल कट कर दिया। तो वो जो है वो सऊदी अरेबिया और ये मिडिल ईस्ट के मालिक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर सवाल यह है कि जो मैंने बात की कि अच्छा अब पहले यहां से ऑस्ट्रेलॉइड इंडिया आए थे, अब जैक सुलिवन आ रहे हैं, और एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयार है जून की 21, 22, 23 इन तारीखों में। उसमें डिनर भी है, डायस्पोरा से मुलाकातें भी हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स। सवाल यह है कि बरतानिया, आज का बरतानिया ब्रेग्जिट से निकलने के बाद क्या ग्लोबल स्टेज पर वो रोल प्ले कर सकता है जो वो ईयू में रहने के वक्त कर सकता था, या वो रोल जो मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बरतानिया, अगर तो गार्डियन लिख रहा है कि फेडिंग पावर, तो वो क्या उस तरह असर्ट कर सकता है अपने आप को नेटो के अंदर? नेटो में क्या फटा पड़ा है जी, नेटो में क्या फटा पड़ा है? फाइनेंशियल टाइम्स, ये आप जरा देखें, 26वीं स्लाइड, फ्रांस ने कह दिया ये टोक्यो में लेजन ऑफिस नहीं खुलने देंगे हम। अच्छा जी, मैक्रोन ने कह दिया, और इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से वेलकम किया ग्लोबल चाइना ने कि मैक्रोन कंसर्न वो नेटो, ये जो 25वीं स्लाइड है, उन्होंने वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर ठीक है ना, उन्होंने जनाब टोक्यो ऑफिस को। अच्छा, सारे मेंबर्स को इत्तेफाक करना जरूरी है। आप देखिए ना, एक मुल्क भी इतराज कर देता है, टर्की, तो स्वीडन रुक जाता है, एक मुल्क इतराज कर देता है तो वो रुक जाता है, फिनलैंड। अच्छा, तो इन्होंने बड़ा डाल दिया। इंडिया जो है, अब ये सवाल है कि यहां पर इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, क्या इस खित्ते में इंडिया, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा फ्रीलांस नहीं होता, इसकी बड़ी कीमत होती है कि अगर आप अलाय बनते हैं। देखिए ना, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ अलाय बन गए थे अमेरिका के साथ, हमने दिहाइयां उसमें भुगता, बिल्कुल, लेकिन एड भी ली, लेकिन भुगता भी, फ्रीलांस नहीं है ना। सवाल यह है कि इंडिया जो है, क्या इस वक्त हकीकतन, यूरोपीय यूनियन, मैक्रोन कुछ और कह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब, और इंडिया का जो नेबरहुड है, एक तो ये मणिपुर का मसला नहीं हल हो रहा, ये हल नहीं होगा, ये दहाइयों पुराना मसला है, मेतीस का और कुकीज का और नागास का और ये सारा जी, और वो जो है वो आज भी वहां पे जला दिया है मुख्तलिफ वहां पे चर्चेस, हाँ, चर्चिस को भी, एक खातून को, और मैं देख रहा था अभी मीडिया उनका, और बच्चे को भी जला दिए, और गांव, वो बड़ा खौफनाक। और अमित शाह होकर आए हैं 4-5, लेकिन ये नहीं हल होगा मसला इस तरह। और वो अब उसमें कुकी लैंड की वो डिमांड कर रहे हैं, नागालैंड बीच में चल रहा है, मेतीज जो है वो जनाब, बिल्कुल, चूंकि बीजेपी और मेतीज एक साथ हैं, उसमें मतलब ट्राइबल भी है, वो पहाड़ियां और वादी, वो जो होते हैं ना, हमने शुरू पहले दिन डिस्कस किया था कि, और उनकी परसेंटेज जमीन पे और पहाड़ियों पे, और फिर वो नागालैंड और ये सारा इशू, ये सारा कि इंडिया जैसे बरतानिया वो रोल, क्या इंडिया नेबरहुड में रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि वो साइड, यानी ये तो हमारी साइड है ना, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है, ये फड्डा पड़ा हुआ है उस तरफ, और ये अपना अंदर का इशू है जी, बिल्कुल है। लेकिन इस इशू का एक रीजनल इफेक्ट है, और वो ये इफेक्ट है कि ये म्यांमार पे डायरेक्ट इफेक्ट है, बांग्लादेश पे डायरेक्ट इफेक्ट है। और मैं बहुत हैरान हूं कि ये जो अमित शाह हैं, अमित शाह जो हैं, इन्होंने एक बहुत अजीब से 5 दफा बयान होते हैं ना, जो आपकी पॉलिसी के अंदर फिर वो पीछा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक बयान बहुत ही अजीब सा था, और उस बयान में आज तो खैर अमित शाह जो है उनके घर के बाहर भी मुजाहरे वगैरह हुए, लेकिन एक दफ़ा इन्होंने जो है वो कुछ अर्सा पहले
एक स्टेटमेंट इनकी आई थी जिसमें इन्होंने जो है वो ये 2018 में ये 13वीं स्लाइड इन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर लाइक टर्माइट्स, वो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, ठीक है ना। अब इशू ये है कि ये और उनको चूंकि वहां से आ रहे थे, अब वही जाके वहां इशू रिजॉल्व करने पहुंचे हुए हैं। अब ये बांग्लादेश में से भी इन्वॉल्व हैं लोग, इसमें म्यांमार से भी हैं, इधर से। तो आज वो पहुंचे हुए थे दिल्ली में और इनके घर के बाहर मुजाहरा हो रहा था क्योंकि जो ट्राइब्स हैं। ये इशू जो है वहां बरतानिया के साथ में इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि इंडिया क्या यहां पर इस नेबरहुड के साथ जहां पर बांग्लादेश में हसीना वाजिद ट्रेडिशनल इंडिया के साथ, यानी उनकी पुरानी हसीना वाजिद के साथ उनका बड़े मरासिम रहे हैं इंडिया के। उन्होंने कई साल इंडिया में गुजारे हैं जलावतनी के, लेकिन अमेरिका ने उनके ऊपर ये वीज़ों वाली पाबंदी आयद कर दी। अच्छा। ये जो कि जी आप अपने ये जो रैपिड एक्शन बटालियन और जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं और ये वो सारे, तो उन्होंने ये जो 14वीं स्लाइड है, अनाउंसमेंट ऑफ वीज़ा पॉलिसी टू प्रमोट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन बांग्लादेश के अंदर, और ये वहां पे अब देखें, और इसके ऊपर हसीना वाजिद जो हैं वो उन्होंने बयान ठोंका, ये 12वीं स्लाइड कि हसीना वाजिद साहबा ने कहा कि बांग्लादेश वोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम दोज हु इम्पोज सैंक्शंस। अच्छा, इशू अब ये पड़ोसी हैं, ये ढाका ट्रिब्यून, ये पड़ोसी हैं किसके, और ये सबसे बड़े इत्तेहादी किसके हैं? ये इत्तेहादी हैं जनाब मोदी साहब के, यानी हसीना वाजिद साहिबा की पार्टी है ना, उसके ऊपर अमेरिका लगा रहा है पाबंदियां। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उधर से मणिपुर, ये मसला खराब होगा। देखें ट्रेडिशनली आपको अमेरिका और ये बांग्लादेश और इनके ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं बन पाए, और ये मजीद ये चाइना की तरफ इनका रुझान हो रहा है। तो वो जो अब यानी बड़ी एम्बेरसमेंट है ना कि इस मरहले पे आके अमेरिका कह रहा है कि हम आपके इलेक्शन पे सैंक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, हम ऐसे मुल्कों से तिजारत ही नहीं करते जो मुल्क सैंक्शन लगाते हैं। हसीना वाजिद ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया। इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में एंथनी ब्लिंकन को दावत एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने उम्मीद है कि उनके मुज़ाकर मतलब ठीक है, मामला बेहतरी की तरफ ही गए हैं, अच्छा है उनका दौरा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चाइना भी सही जा रहा हूं। वो चाइना का विजिट जो उनका फरवरी में वो बैलून्स के बाद कैंसिल हो गया था। जी कॉन्फ्रेंस। तो क्या बरतानिया वो रोल प्ले कर सकता है जो आज से 10 साल पहले प्ले कर सकता था रीजन में? ये मैंने 2 अखबार सिर्फ कोट किए हैं यहां पे, और भी भरा हुआ सारा, कि वो असर्ट करे अमेरिका के ऊपर और कहे कि ये जरूर करें, हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी पॉलिसी आप ऐसे करें, वीटो नहीं। और ऋषि सुनाक और प्रेसिडेंट बाइडेन के आपस में केमिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनी। उनको आना पड़ा ना वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट करवाने के लिए खुद बाइडेन को, और वो आए जब आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो वो भी पुरानी अपने यादों में खो गए जहां पर वो पैदा हुए थे, बचपन गुजारा था। वो उन्होंने कम ध्यान दिया इधर के मेरे साथ जो बंदा खड़ा है बरतानिया का वजीर आजम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त ये बड़ा। हाँ, तो इसी तरह से ये क्या इस यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो ऑन बिहाफ ऑफ द होल इंडिया एंड द नेबर एंड द साउथ एशिया, और वो पूरा मतलब सोच समझ के, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा है ना कि जैक सुलेवन आ गए तो ये हो गया तो वो हो गया, ये सारा हमने भी देखा हुआ है। हाँ। सवाल ये है कि इस बदलती दुनिया में क्या वो मुकम्मल तौर पे एक कैंप में जाने का फैसला कर चुके हैं? ठीक है सर, संजीदगी के साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे और फिर जो अनाउंसमेंट होगी बड़ी अच्छी, हमारे भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैंप डेविड में जाते रहे हैं, तो मसला ये है कि उसके बाद जो डे आफ्टर क्या होगा वो देखना जरूरी। ठीक है नाजरीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।